जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना। बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना, कतार में थे, आप सभी लोग लगे हुए थे। खैर कोई बात नहीं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बढ़िया है, उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आज हमारा सेट 16 नंबर है ना, 16 नंबर का सेट है आज। 16वें सेट को हम लगाएंगे बढ़िया से, और ढंग से सारी बातों को करेंगे, ढंग से सारी चीजों को सीखेंगे। चलिए। हाँ सर, आपके दर्शन कर मन खुश हो गया। अच्छा, ऐसी बात है क्या। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, और यहां से क्वेश्चन देखते हैं। सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल है ये। ध्यान देना, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 4/8/2023 का पूछा गया सवाल है। 2:30 से लेके 3:30 का, और 2:30 से लेके 3:30 के सवाल पूछे गए थे। यहां पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है। क्या पूछा है? एंटोनिम। एंटोनिम समझते ही हो, बिलोम। लाइबल, लाइबल का मतलब होता है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो जिसके लिए जवाबदेही हो। नहीं कहते तो आप इसके लिए लाइबल हैं, अगर ये चीज हो रहा है तो फिर आप उसके लिए लाइबल हैं, तो वो चीज क्या कहलाता है? वो लाइबल। तो लाइबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी होता है ना। जो उत्तरदायी होता है कि भाई वो समझे। अभी कुछ दिन पहले की एक वाक्य है। गया था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो वहां पर सामने पर एक गाड़ी खड़ी थी, और काफी दूर 80 90 मीटर के आसपास में दूरी होगी उसके बीच की। और हमारे कोच जो हैं वो बॉल करा रहे थे। मैंने बार बार कहा कि गाड़ी हटवा दीजिए वहां से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर बॉल जाके और लग जाएगा, है ना। बॉल जो जाएगा और जाके वहां पर गाड़ी पे लगेगा और टूट जाएगा। अब कोच क्या कहते, सर बहुत दूर है, उतना दूर कैसे जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अभी आपने पीएस सर का बल्ला नहीं देखा है। उसके बाद मारा, एक शॉट गया और जाके पीछे वाला ग्लास टूट गया उसका। तो अब उसके बाद जब टूट गया तो फिर अब जो उनका मुंह देखने लायक हो गया था। मैं तो पहले ही कह दिया था कि गाड़ी हटवा दीजिए, है ना, वहां लग जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या है कि वो जो व्यक्ति है, अब उसके लिए क्या है? वो जवाबदेही है। वो क्या है? तो वो लायबल है। तो लायबल का मतलब होता है जो उत्तरदायी होता है। लायबल का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है ये, तो एंटोनिम पूछ रहा है तो ये तो सर सिनोनिम ठहरा। ये क्या है? सिनोनिम है। ठीक है। पीस का मतलब होता है शांति, और फूल का मतलब होता है जो शांतिपूर्वक हो, जो बहुत ही शांति तरीके से होता है, जो मतलब एक तरीके से जिसके अंदर शांति भरी रहती है, जिसके अंदर जो है शांतिपन रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीसफुल। वो क्या कहलाता है? वो पीसफुल कहलाता है। तो पीसफुल का मतलब होता है शांतिमय। चलिए, तो पीसफुल तो यहां पर होने से रहा। चलो, बिल्कुल। हाँ, अब देखो, पीस का मतलब होता है शांति, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, तो इसको काट दो। दो तो सीधा सीधा कट गए। अब यहां टेंडिंग है और यहां इनवल्नरेबल है। देखो, वल्नरेबल आपको शब्द मैंने कराया है। वल्नरेबल का मतलब होता है कि जो मतलब जिस जिस चीज से काटा जा सकता है ना, जो काटा जा सकता है, जिसका कोई कोई ना कोई तरीका है, तो वल्नरेबल टाइप का है, आसानी से टूट जाता है, वल्नरेबल टाइप का है। और इनवल्नरेबल का मतलब होता है जो आसानी से टूटे ना, यानी जो चीज एक तरीके से क्या है, तो मतलब लायबल मतलब उत्तरदायी है, ये चीज हो जाएगा। देखो, टेंडिंग तो इसका नहीं होगा। टेंड का मतलब होता है इरादा रख रहे, इरादतन, है ना। ये देखो, अब एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर है बी। अब यही होता है क्या कि कभी जब आप सेंटेंस में पढ़ते हो ना, तो सेंटेंस में पढ़ने के बाद वो चीजें लगती हैं कि हाँ ये 7 बजे मैं आऊंगा, और 7 बजे केजीएस डिफेंस वाले चैनल पर आके, और मैं एनडीए के क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट अभी संडे को हुआ है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंटेंस के अंदर शब्दों का मीनिंग किस प्रकार से जो है रिलेट होता है, यानी शब्द कैसे आते हैं, और सेंटेंस पढ़ के हम बताते हैं। चलो, कि द ऑफ द क्राइम सीन मेड इट डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू गैदर एविडेंस। यानी कह रहा है कि द साइट सेट, यहां पर साइट, साइट का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब नहीं, अपनी बातों को, जैसे खास करके साइट का मतलब होता है अदालत के सामने अपनी बातों को कहना। साइट। सेट का मतलब होता है तैयार करना, सेटअप होता है। यहां पर साइट का मतलब होता है यही जो कह रहे हैं ना, साइट, जो क्राइम साइट होता है, मतलब जैसे जहां पर क्राइम हुआ है उस क्राइम वाले जगह को कहते हैं क्राइम साइट। क्लियर है। स्लेट का मतलब तो सफाई होता है, किसी चीज में सफाई देना, है ना। तो ये क्या हो गया? साइट, यानी जो जगह है, इसको कह सकते हो जगह। क्या है ये बाबू? जगह है, कोई स्पेस है, कोई प्लेस है, वही चीज क्या कहलाएगा? साइट। जैसे किसी चीज का साइट होता है, कंस्ट्रक्शन वाले कहां जाते हैं? किसी साइट पर जाके अपना काम करते हैं, तो वो क्या है? वो साइट है। क्लियर। अगला आओ।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले क्या होगा, यहां पर हो जाएगा द बेस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखो, डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल, आजकल जो केबल, डिश के केबल पर जिस प्रकार से लोग बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं सामने, लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, घोर आलोचना करते हैं। यानी डिस्पिकेबल का मतलब होता है किसी चीज की आलोचना करना, किसी चीज की निंदा करना, है ना। तो डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, आलोचना। ये लिख लो इसको, लो हिंदी में लिख देता हूं, आलोचना, है ना। आलोचना मतलब आलोचना के योग्य है, एबल मतलब योग्य होता है। चलो, रेशनल का मतलब तार्किक होता है, ठीक है। यहां क्या पूछा है, एंटोनी पूछा है। डिप्लोरेबल का मतलब ये होता है निंदा करना, यही सेम चीज का सिनोनिम कह सकते हो, यह इसका सिनोनिम है, ठीक है। ऑफेंसिव का मतलब नहीं ऑफेंस करना, डिफेंस करना। ऑफेंसिव मतलब किसी चीज पे लड़ने वाला, वो होता है। एडमायर मतलब तारीफ करना, आंसर सी। एडमायरेबल जो होता है ना, एडमायरेबल वही चीज है। डिस्पिकेबल, एडमायरेबल। नेक्स्ट, डेनमार्क हैज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच पावर इज हेल्ड बाय द वेल्दीएस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। देखो यहां पर वेल्दीएस्ट कह रहा है। वेल्दीएस्ट का मतलब एक तो होगा वेल्दी, वेल्दियर और वेल्दीएस्ट, यानी ये सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं द रिच, अमीर लोग। द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, जो अमीर तबका है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वैसे वाले जो लोग हैं, उसको कहते हैं वेल्दीएस्ट वाले, यानी द रिच क्या हो जाएंगे, वो अमीर लोग हो जाएंगे। तो डेनमार्क हैज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेनमार्क के पास एक ऐसा गवर्नमेंट का टाइप है कि जहां पर पावर जो होता है वो किसके अंदर होता है, तो जो वेल्दीएस्ट होते हैं, धनवान लोग होते हैं, उनके अंदर होता है। अब सुनो, यहां पर ध्यान सुनना। डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये तो नहीं होगा जैसे हमारे देश में है। मोनार्की, मोनो का मतलब होता है राजा और एक का मतलब होता, मोनो का मतलब राजा नहीं, मोनो का मतलब होता है एक, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाए, उसे मोनार्की कहते हैं। ओलिगार्की होता है एक ग्रुप, एक छोटा सा समूह होता है जो एक पूरे राज्य को, तंत्र को चलाता है, उसे कहते हैं क्या, ओलिगार्की। तो प्लूटोक्रेसी डेनमार्क में गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ। एक्टिव वॉइस में चेंज करिए इसको, किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में चेंज करके बताइए इसका क्या होगा, बताओ, ये तो क्वेश्चन बता दो। प्लूटो मतलब रिच, हाँ बिल्कुल, प्लूटार्की होता है या प्लूटोक्रेसी होता है। देखो क्या कह रहा है ये, लिखा है क्या कि वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाई। अब देखो एक बात बता रहा हूं मैं, अगर आप यहां एक्टिव बना रहे हो, यहां वॉज है और वॉज के बाद पेंटिंग, यानी वॉज के बाद बिफोर आता है एक्टिव में, ये तो ठीक है। फिर यहां क्या कह रहा है कि थीफ स्टीलिंग, वॉज द थीफ नॉट स्टीलिंग द पेंटिंग। एक बात बताओ कि अगर यहां स्टीलिंग होता तो बीइंग स्टोलन होता, होता ना, बीइंग स्टोलन, यहां पर बीइंग तो लगा ही नहीं, तो दोनों कट गया। अब यार डिड नॉट, यहाँ वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ, यानी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, बी। कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अगला देखो, बेस्ड ऑन द वी लिव इन नेशन डेट आवर नेशनैलिटी इज, सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारी जो राष्ट्रीयता है, यानी आवर नेशनैलिटी इज बेस्ड ऑन द नेशन दैट वी लिव इन, यानी सीधा सीधा क्या है, सेंटेंस डी से शुरू होगा कि हमारी जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, इज बेस्ड ऑन, यानी डी के बाद ए, वैसे भी डी से एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, आंसर बी। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सीधा सीधा दिख रहा है, परसिस्टेंट, रिपीटेशन, ठीक है, ऑडेसियस, ओवरवेलमिंग, WH, ओवरवेलमिंग डिमांड, आंसर सी। सी वॉज इन अ स्टेट ऑफ स्टेसी। स्टेसी का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस जो होता है, जो खुशी होता है उसको स्टेसी कहते हैं। तो स्टेसी का मतलब होता है कि जो खुशी कराया था इसकी ऐसी तैसी कर दिया, खुशी मिल गया, है ना। अबैस, एक कहा था अबेस, दूसरा है अबैस। अबैस का मतलब होता है शर्मिंदा होना,
चलो, इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी से जो है इंस्पिरेशन वाली भावना रखना कि भाई नहीं, इंस्पायर होता है इंस्पिरेशन लेना किसी से, जैसे कि आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद से इंस्पिरेशन लेते हो, एपीजे अब्दुल कलाम से इंस्पिरेशन लेते हो। वो ये एगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, जॉयफुलनेस का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो ये क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, देखो यहां पर जॉयफुलनेस, अच्छा एंटोनिम पूछा है ना, तो स्ट्रेसी का मतलब होता है खुशी, ये इसका सिनोनिम है। ये क्या है? इसका सिनोनिम है। तो ये तो होता है खुशी के लिए, इंस्पिरेशन मतलब किसी से सर, मतलब किसी से जो है नहीं आदमी इंस्पायर हो जाता है। अब ऐसा मतलब शर्मिंदा, है ना। अच्छा चलो हिंदी जो है, ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्लास से हिंदी भी लिख के ला दूंगा। मुझे लगता नहीं कि ऐसे शब्द, ये जो ऐसे शब्द हैं जिनकी हिंदी की जरूरत नहीं है, ये आपको कराया था ना, मानसिक पीड़ा होता है, जो मानसिक पीड़ा एगोनी, दुख होता है, तकलीफ होता है, तो ये खुशी है, ये दुख है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट जो क्लास में ले आऊंगा, जो हिंदी है ना वो लेके आ जाऊंगा। आई वॉन्टेड टू आस्क इफ यू हैव एन और अ क्या बैंक अकाउंट, माइन हैज बिन डोरमेंट। अब देखो डोरमेंट का मतलब ये कराया था सुस्त, क्या है? सुस्त। तो सुस्त होता है यानी इनएक्टिव होता है, उल्टा पूछ रहा है तो एक्टिव हो जाएगा। क्विक का मतलब फुर्तीला, साइड मतलब होता है किनारा, इनर्ट का मतलब होता है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, गुप्त उष्मा होती है, वही चीज कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? एक्टिव। जैसे मान के चलो आप किसी बैंक में गए और आपने अपना अकाउंट ओपन करा लिया और उसके बाद 2 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ, आपका बैंक डोरमेंट हो जाएगा। आपका अकाउंट जो है, बैंक आपके अकाउंट को डोरमेंट घोषित कर देगा, यानी कह देगा कि ये जो कस्टमर है एकदम सुस्त हो गया है, इसे फिर से केवाईसी कराइए। तो सुस्त कर दिया यानी इनएक्टिव कर दिया, तो आप एक्टिव कराएंगे केवाईसी करके। नेक्स्ट आओ। वेन आई वॉज इन इटली, जब मैं इटली में था, फॉर अ टूर, एक टूर के लिए, द टूरिस्ट गाइड प्रोवाइडेड बाई अजीम वॉज, क्या है? आर्म टू द टीथ, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, लुकिंग फॉर अ नीडल इन हैशटैग, वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। देखो लिख रहा है कि वेन, जब, आई वॉज इन इटली, जब मैं कहा था, इटली में था। किसके लिए? तो एक टूर के लिए था। जो टूरिस्ट गाइड, जो मतलब द टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट गाइड जो नहीं होते हैं कि यहां पर ऐसा था वहां पर वैसा था, जो प्रोवाइडेड किया गया था अजीम के द्वारा, वॉज क्या था? वर्थ, इतनी उसकी कीमत थी जैसे कि उसका जो पूरा का पूरा वेट कर दिया जाए, किससे? सोने के साथ। नहीं है कि लोग जो है ना तुला दान देते थे, है ना, सोना जो है दान दे दिया करते थे। तो लोग क्या करते थे कि अपने बराबर बैठ जाते एक तराजू पर, और तराजू बैठ के उनके भार में जितना सोना आता था उस सोना जाके और लोगों में बंटवा देते थे, उसको तुला दान कहते थे। तो वही चीज है, वर्थ हिज वेट, यानी उसकी कीमत इतनी है कि वेट कर दिया जाए उसको गोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पर 3 और इडियम देखे गए हैं। यहाँ पर है आर्म टू द टीथ, का मतलब होता है कि जो मतलब दांत तक में भी हथियार रखा हो, मतलब उसके पास ऐसे हथियार है जो दांत तक में है, तो आर्म्ड टू द टीथ है वो। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। लुकिंग फॉर अ नीडल, यानी एक सुई को खोजना, कहां पर? घास के ढेर में। आंसर क्या है? डी, सॉरी ए। ये डी जो है इसका मतलब है कि जैसे नहीं होता है कि कोई छोटी सी चीज को ढूंढना किसी बड़े चीज में, यानी जो चीज असंभव उसको पाने की कोशिश करना। नेक्स्ट, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल, टॉल का मोस्ट टॉल कैसे होगा? टॉल एक मोनोसिलेबल है ना बाबू, मोनोसिलेबल है तो फिर क्या होगा? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहां पर मोस्ट टॉलर किया है, मोस्ट टॉलेस्ट किया है, मोर टॉलर किया, सीधा सीधा टॉलेस्ट होगा। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट आओ। कह रहा है कि ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज सी डू नॉट, सी के बाद डू कैसा लग गया? आंसर क्या हो जाएगा? सी डू नॉट नहीं, सी डज नॉट। सी सिंगुलर होता है, सी के साथ डू नहीं, डज लगेगा। नेक्स्ट है कि द सार्जेंट, सार्जेंट का मतलब होता है उच्च दर्जे का जो वकील होते हैं उनको सार्जेंट कहते हैं। SERGEANT, ये होता है सार्जेंट। आप पढ़ना कि जब 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत में जब गांधी जी वापस आते हैं, तो वापस आने के बाद लोगों को प्रेरित करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप सभी लोग जाइए और अंग्रेजों की सेना में भर्ती होइए, क्योंकि ये साल वही है 1418 का, यानी 1914 से लेके और 1918 तक चला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इन बिटवीन, इसी के बीच में 1915 को गांधी जी भारत में आते हैं और कहते हैं भारतीय सेना, भारतीय से जो सैनिक थे उनसे कहते हैं कि जाइए आप सभी लोग अंग्रेजों की सेना में शामिल होइए और उनकी तरफ से जो जंग है, ये वर्ल्ड वॉर जो है, इसके अंदर शामिल होकर आप भी जंग लड़िए।
आप भी जाइए और उसमें जाके लड़िए। और इसी वजह से जो लोग जो हैं गांधी जी को कहते हैं रिक्रूटमेंट सार्जेंट, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो रिक्रूट करने के लिए काम करता है। सार्जेंट का मतलब होता है उच्च दर्जे का वकील। आप सभी जानते हैं कि लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे गांधी जी, तो कहा कि ये तो ऐसे वकील हैं जो रिक्रूटमेंट करने का काम करवा रहे हैं, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा जाता है। और सार्जेंट की जो स्पेलिंग है ध्यान रहे ये होगा, आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन, यानी ऐसी चीजों में होना। अब वो समय है, जैसे आप सुनते होंगे पृथ्वीराज चौहान जब थे, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हराने के बाद अपने साथ लेके चला गया अफगानिस्तान, और वहां पर एक बार नजरें जो है ऊंची करके पृथ्वीराज चौहान सामने खड़े थे सीना तान के। मोहम्मद गौरी कहता है कि अपनी नजरें नीचे करो, कहता है कि मेरे पूर्वजों ने भी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, और ना ही मैंने भी कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे अपनी नजरें नीची करनी पड़े। और पूरा दम गर्व से सीना चौड़ा किए हुए नजर, आंखों में आंखें डाल के नजरें ऊपर करके देख रहे थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा डाली। अगले साल फिर राजसूया यज्ञ का आयोजन किया गया था, और उस यज्ञ के मतलब दौरान एक खेल भी चल रहा था, और खेल चल रहा था तो उसमें अपनी अपनी कलाकृति को दिखाने का मौका मिला। चंद बरदाई आता है और कहता है कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र को शब्द भेदी बाढ़ चलाने आता है। कहा कि ये कौन सा शब्द भेदी बाढ़ है? तो कहा कि ठीक इसी के जैसे जब त्रेता युग चल रहा था, उस समय दशरथ थे, राम जी के पिताजी दशरथ थे, और उनके पास भी था ये गुण, उनके पास भी ये ताकत थी कि वो बिना अपने जो लक्ष्य को देखे बिना सिर्फ मतलब शब्द सुन के, यानी आवाज सुन के, और उस मतलब उस जगह को टारगेट कर देते थे, भेद देते थे। वो तो कहता है शब्द के हिसाब से भेद देने वाला ज्ञान, शब्द भेदी ज्ञान उनको आता है। पृथ्वीराज चौहान जो है, इनके पास वो कला है। मोहम्मद गौरी क्यूरियस हुआ, जिज्ञासु हुआ कि ऐसा कुछ करने का। तो उसी के बाद आपने सुना होगा 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूकी मत चौहान, कि 4 मास 24 गज की दूरी है, 8 उंगलियों का फासला है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, एक ही तीर है, एक ही धनुष है, एक ही बार में काम तमाम कर देना। जैसे मोहम्मद गौरी आदेश देता है वैसे ही तुरंत पृथ्वीराज चौहान मार देता है। वही है कॉल द शॉट्स। जैसे शॉट को चलाने के लिए कॉल किया जाता है, तुरंत पृथ्वीराज चौहान चाप दिए, वही चीज कहलाता है टू बी इन अ पोजीशन, एक ऐसी स्थिति में होना, टू मेक डिसीजंस, कि आप वो निर्णय ले सके दैट इन्फ्लुएंस करता है उस सिचुएशन को, यही कहलाता है कॉल द शॉट्स। याद रहेगा, आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर, यही व्यक्ति है मिस्टर राम कुमार, ठीक है, जो क्या है? कैशियर है। कैशियर उसका प्रोफेशन है। कैश का जो रख रखाव करता है, कैश का जो भी डिटेल का मतलब बातचीत चाहे जो भी हो जाए, मेंटेन करने का काम जो करता है वो कैशियर कहते हैं, जो कौन है? राम कुमार है। तो फिर आर कैसे? अगर ये होता कि मिस्टर राम कुमार एंड द कैशियर, यानी दो अलग अलग, यानी कैशियर वही है, राम कुमार है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? आर नहीं, इज होगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सी प्रेज, प्रेज नहीं, यहां पर देखो पी आर ई नहीं, पी आर ए होता है, हाँ ये रहा सी प्रेज। चलो देखो, प्रे तो सिंगुलर, ये तो प्लूरल हो गया, सी सिंगुलर है तो प्रे नहीं होगा। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। ये प्रे मतलब होता है किसी को जो है याद करना, मतलब एक तरीके से नहीं, ईश्वर को प्रे किया जाता है, प्रेयर होता था, वही वाली बात है। प्राइज मतलब कीमत, तो सिंगुलर है, आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज। नेक्स्ट, राहुल नोज शहबाज सिंस चाइल्डहुड, राहुल नोज शहबाज सिंस चाइल्डहुड। देखो कह रहा है क्या कि राहुल नोज शहबाज सिंस चाइल्डहुड। यहां नोज क्या है? तो सर प्रेजेंट है, तो वॉज कट गया, नोन कट गया सीधा, है ना, पैसिव पूछा है, तो यहां शहबाज नोन थोड़े होगा, नोन एक V3 है, बिना एक्सरी पर कैसे हैज होगा? नहीं, तो आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर? नेक्स्ट, द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है किसी चीज में ब्लूम, जैसे ब्लूमिंग को कैसे समझाए, कि जैसे मान के चलो फूल जो होता है खिलता है, मतलब फूल जब खिलता है उसे ब्लूमिंग कहते हैं। एक तरीके से खिलना होता है उसे कहते हैं क्या? ब्लूमिंग, है ना, कि जो ब्लूम करना एक तरीके से, जो मतलब कैसे बताएं कि मान के चलो कि जैसे फूल निकलता है तो एक समय होता है कि जब वो अभी छोटा सा होता है, पंखुड़ी जैसा निकलने का शुरुआत होता है, उसके बाद जब एकदम पूरे चरम पर होता है उसे ब्लूमिंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो वो ब्लूम करना। फ्लोरिसिंग सिनोनिम है इसका। स्प्राउटिंग तो समझते ही हो, चना के अंदर जो निकल जाता है स्प्राउट हो जाता है वो। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, फेड मतलब होता है मुरझाना, क्या हो जाएगा? फेडिंग। फेडिंग मतलब होता है मुरझा जाना, है ना, फीका पड़ जाना उसे कहते हैं, है ना, यानी चेहरा किसी का खिल जाता है।
चेहरा किसी का खिल जाता है उसे कहते हैं जो ब्लूमिंग। टू टू बी इन टू माइंड्स, दो दिमाग में होना, यानी दो चीजों में होना। इसका मतलब क्या है कि टू बी डोमिनेटेड बाई समवन एल्स नहीं, टू वर्क ऑन समबडी एल्स एडवाइस, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, टू बी इन अ क्रिटिकल सिचुएशन नहीं, यानी टू बी अनसर्टेन, सर्टेन नहीं अनसर्टेन, दुविधा में होना, असमंजस की स्थिति में होना, वही कहलाता है क्या कि जो मतलब अनसर्टेन होना। सर डी, सर 14 का डी क्यों नहीं होगा, आओ देखते हैं। बाबू डी किस हिसाब से करोगे, मैंने कहा है कि हैज तो तब आता है जब ऊपर हैज होता है, हैज हैव हैड ये तीनों तब आएंगे जब ऊपर भी होगा, और इसके साथ बीन लगता है, तो डी किस हिसाब से, किस हिसाब से सोच रहे हो बाबू, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो यहां आ जाओ। इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर दिस ग्लेशियल मिल्ट वाटर्स, यानी जो पिघलने वाला, जो ग्लेशियर के जो मिल्ट वाटर होते हैं, जो पिघलते हैं, मिल्ट मतलब होता है पिघलना, क्या जो पिघलने वाला वाटर है, आर चूजन प्लॉटेड ग्लूडेड यूज्ड, क्या कह रहा है कि फॉर हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर समझते हो कि जहां पर पानी से बिजली बनाई जाती है, वही चीज कह रहा है, तो यूज किया जाता है। चलो यहां पर देखो तो क्या है, यूज्ड, यूज्ड किया जाता है, मतलब इनका प्रयोग किया जाता है, आर यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर। इनफैक्ट वास्तव में वाटर फॉलिंग ऑन 93% ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी कि जो पानी गिरता है स्विट्जरलैंड के, वो 93% पानी का अल्टीमेटली पासेस एट लीस्ट वन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि वो जो 90% वहां का जो पानी है जो गिरता है, वो पास करता है किसके थ्रू, तो पासेस फॉर नहीं, पासेस थ्रू, गुजरता है वो, यानी पासेस थ्रू एटलीस्ट कम से कम वन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक कम से कम एक इलेक्ट्रिक जो होते हैं पावर प्लांट में, बिफोर इवन थ्रोइंग कैचिंग सीविंग और लिविंग, मतलब इससे कंट्री को छोड़ने से पहले जरूर किसी ना किसी एक से गुजरेगा, यानी लिविंग द कंट्री, यानी ये इस जगह को छोड़ने से पहले, बिफोर इवन लिविंग द कंट्री। सो इसलिए वन कॉन्सिक्वेंस, यानी एक जो उसका रिजल्ट है इज दैट, यह है कि मिल्टिंग ग्लेशियर्स, कि जो पिघलते हुए जो ग्लेशियर्स है, हेल्प टू, मदद करते हैं किसके लिए, हेल्प टू कंपेंसेट, सरेंडर, स्लेट और स्टॉल। कहना चाहता है ये कि जो जो कंट्री को छोड़ने वाले जो पानी है, यानी इसका रिजल्ट ये है, इसका प्रभाव, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है कि जो इसका रिजल्ट है, जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, इज यह है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स, कि जो पिघलते हुए ग्लेशियर्स है, हेल्प टू फॉर लो रेनफॉल इन टाइम्स ड्रॉट, यानी कि कंपनसेट कर देता है किसको, रेनफॉल अगर नहीं हो, या रेनफॉल कैसा हो, लो रेनफॉल हो, इन टाइम्स किसके दरमियान, सूखे के दरमियान। तो इस चीज को क्या कर देता है भाई, यूज कर लो, अगर नहीं है तो पानी रिजर्व है ही, तो क्या कर देगा, उसको कंपनसेट कर देगा, क्षतिपूर्ति कर देगा, कम बारिश भी हुआ है तो, ठीक है। फिलिंग रिजर्वायर्स, कि जो रिजर्वायर्स हैं उनको बचा, मतलब भर के रखने के लिए, टू सप्लाई द नेशन, सप्लाई यानी टू सप्लाई द नेशन, नेशन का क्या, स्टेज, एनर्जी, कुकिंग और एयर, तो यहां पर एनर्जी, यानी स्टेट के जो नेशन के एनर्जी है इनको। चलिए और बस 4 सेट है बाबू, 16 हो गया, 20 तक मैंने कहा था 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और उसके बाद जैसे 20 होगा तो 21वां सेट आप देखोगे कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे, सीधा आपको बढ़ जाएगा, और फिर आपको और भी जो है ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग की कोई भी समस्या अगर हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया समझे होंगे। अच्छा पीडीएफ की समस्या है बाबू, आज क्या सभी पीडीएफ अपलोड करवा देते हैं, ठीक है, जो पीडीएफ जो बचा हुआ है मैं तुरंत उसको अपलोड, क्लास खत्म होकर तुरंत बाद जो है वो मैं करा देता हूं। सर एसआर के लिए बैच आएगा क्या, नहीं बाबू एसआर के लिए बैच नहीं, उसी बैच के अंदर एसआर की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। चलिए बिल्कुल, बस प्रैक्टिस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए जितने बच्चे हैं, मेरा एक ही कहना है, फाउंडेशन एक ले लीजिए या कोई भी बैच एक पढ़ लीजिए जिसमें सारी चीजें पढ़ाई जाती है, उसका प्रैक्टिस पर लगातार जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।